नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में पुनः स्वागत करता हूं। अभी तक हमने दो क्लासें पढ़ ली है, जहां पे हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है व्यापार करने और कैसे वो शासन करने लगती है। उसके बाद हम देखें कि 1857 की क्रांति होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था समाप्त करके अब ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में शासन ले लेता है। क्लास सेकंड में हमने पढ़ा था 1861 के एक्ट से लेकर 1909 के एक्ट तक। एक बार उसका क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आएंगे 1919 के अधिनियम पर। हमने देखा 1861 के एक्ट में कि वायसराय को अब अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया है। वायसराय की विधायी परिषद जो थी उसमें भी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है, 6 से 12 कर दी गई है। उस 6 से 12 सदस्यों में 50% भारतीयों की नियुक्ति की बात भी कही गई है। साथ में हमने प्रांतीय स्वायत्ता की बात की, परंतु ये प्रांतीय स्वायत्ता अभी भी पूर्ण स्वायत्ता नहीं है। इसके बाद हम आते हैं, जो मेन पॉइंट यहाँ पे समझने का है, प्रांतीय स्वायत्ता पहली बार कब बात करी गई है? 1861 के एक्ट में। अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब दिया गया है? 1861 के एक्ट में। इसके बाद हम देखते हैं 1852। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और था कि भारतीयों की पहली बार गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में नियुक्ति कब से हो रही है? तो 1861 के अधिनियम से। उसमें भी नियुक्ति हो रही, नॉमिनेटेड है, वो इलेक्टेड नहीं है। ठीक है। 1892 हम देखेंगे कि ये इलेक्टेड तो है, लेकिन अभी भी वो एक जो चुनाव प्रक्रिया पूर्ण तरीके से चुनाव होते उस तरीके से चुनाव नहीं है, वो भी इलेक्ट हो रहे हैं किसके द्वारा, या इलेक्ट भी नहीं कहेंगे उसको, हम नामित कह सकते हैं। नामित जो वायसराय कर रहा था, वायसराय नामित नहीं कर सकता। अब नामित कौन कर सकता है? नगर पालिका कर सकती है, प्रांतीय परिषदें कर सकती हैं, कि हर प्रांत की अपनी अपनी परिषद थी। हमने बात करी कि प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी। ठीक है, तो प्रांतीय परिषदें कर सकती हैं, विश्वविद्यालय कर सकते हैं। ये कुछ प्रमुख वर्ग थे जो कि नॉमिनेशन करते थे सदस्यों का, परंतु इन सदस्यों को अंतिम रूप से मंजूरी वायसराय की होती थी केंद्रीय विधान परिषद में। यहीं पे हमने देखा कि बजट पर चर्चा की भी बात हुई है। अभी तक बजट पर हम चर्चा नहीं कर सकते थे और ना ही हम प्रश्न पूछ सकते थे। अब प्रश्न भी पूछ सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं, परंतु वोटिंग का, मतदान का अधिकार अभी भी हमें नहीं मिला है। यहीं पे हमने देखा 1892 के एक्ट में कि वीटो की शक्ति भी कहीं ना कहीं वायसराय के हाथ में दे दी गई है। ये कुछ प्रमुख पॉइंट थे हमारे 1892 के एक्ट में। अब हम आते हैं 1909 के एक्ट में, जहां पर सबसे जो प्रमुख पॉइंट था, जो कि फूट डालो राज करो की नीति का एक पहला प्रमुख बीज था, वो था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक निर्वाचन की यहीं से शुरुआत हो रही है। हम आगे देखेंगे इसका विस्तार भी और होगा। सिख को भी दिया जाएगा, एंग्लो इंडियंस को भी दिया जाएगा, यूरोपियन को भी दिया जाएगा, ये आगे बढ़ेगा। यहीं पे हमने देखा पहली बार वायसराय की विधायी परिषद में भारतीयों की भी नियुक्ति की बात करी गई। जो पहले भारतीय विधायी परिषद में नियुक्त हुए थे उनका नाम हमने देखा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये 1909 के एक्ट का प्रावधान था। यहीं पे प्रावधान था कि अब जो केंद्रीय विधायी परिषद थी उसकी संख्या 12 से 16 जो की गई थी 1892 में, अब उसकी संख्या हो जाती है 60, और उस 60 संख्या में भी 27 गैर भारतीयों को निर्वाचन हो रहा है। अभी तक हमने क्या देखा कि नॉमिनेशन हो रहा है या नियुक्तियां हो रही हैं। चुनाव तो 92 में हुआ है, मगर वो सीमित चुनाव है, एक तरह देखा उसको भी नियुक्ति हम कहते हैं। ठीक ना, यहाँ पे चुनाव की पहली बार बात की गई, लेकिन ये अप्रत्यक्ष चुनाव था। अभी भी मैक्सिमम जनमानस के पास ये अधिकार नहीं था। ये अधिकार किसके पास था? व्यापारी वर्गों के पास था, करदाताओं के पास था, जमींदारों के पास था। ठीक है, सीमित चुनाव हो रहा है। साथ में प्रांतीय परिषदों को जो आकार भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे एक बार देख लेते कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा। बजट पर अब जो हम चर्चा कर सकते थे 1892 में सिर्फ, अब हमको प्रश्न पूछने का भी, मतलब पूरक प्रश्न पूछने का, पूरक प्रश्न का मतलब कि प्रश्न पूछना और चर्चा करने का अधिकार कब दिया गया हमको? 1892 के एक्ट में। अब हमको जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, मतलब प्रश्न के ऊपर भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न हमने पूछा, उधर से जवाब आया, फिर से हम दोबारा रिपीट क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हुआ पूरक प्रश्न हमारा। साथ में हमें अभी भी वोटिंग का राइट नहीं दिया गया है। ठीक है ना, ये हुआ 1909 के कुछ प्रमुख बिंदु। विस्तार से हमने पिछली क्लास में पढ़ा है इसको कि क्यों साथ में हमें अभी भी वोटिंग का राइट नहीं दिया गया है। ठीक है ना, ये हुआ 1909 के कुछ प्रमुख बिंदु। विस्तार से हमने पिछली क्लास में पढ़ा है इसको कि क्यों लाया गया। वहां पे एक पॉइंट जो छूटा हुआ था, हालांकि पीपीटी पे वो पॉइंट लिखा हुआ था, हमने चर्चा नहीं की थी, कि 1919 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो
सुधार भी कहा जाता है। मार्ले उस समय भारत के सचिव थे और वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। इसी के नाम पर इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार पड़ा है। इसी तरह हम देखते हैं ये कब का प्रावधान है, 1909 के अधिनियम को, इसी को मार्ले मिंटो भी कहा जा रहा है। इसी प्रकार हम देखेंगे 1919 के एक्ट में इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाएगा। मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड कौन थे, उस समय के वायसराय थे। चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्योंकि रिवीजन आए थे। चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्योंकि रिवीजन हो गया। 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जा रहा है। मॉन्टेग्यू कौन है, भारत सचिव हैं। चेम्सफोर्ड कौन है, वायसराय हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रांतों की बात करते हैं। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो रही है। जिसके प्रमुख प्रावधान थे उसमें से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो रही है। द्वैध शासन प्रणाली की चर्चा हमने करी है पहले क्लास में। वहां पर देखा 1764 में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली की बात की, लेकिन कहाँ पे, भारत में नहीं, वो है बंगाल में। भारत में कब की गई है पहली बार द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, वो है 1919 के एक्ट में। द्वैध शासन प्रणाली की चर्चा हमने पहले क्लास में की थी, द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है, ठीक ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या प्रावधान थे। दो प्रकार के सब्जेक्ट रखे गए, मतलब दो प्रकार के मंत्रियों की बात करी जा रही है। दो प्रकार के कुछ अधिकार सीमित वर्ग के पास रहेंगे, जैसे ये कौन, गवर्नर जनरल प्लस उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रिजर्व सब्जेक्ट दे दिए गए और इनका उत्तरदायित्व नहीं होता था। इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं था, किसके प्रति, विधायी परिषद के प्रति। उत्तरदायित्व की बात यहां नहीं थी। विषय कौन कौन थे, पुलिस, न्याय, भूमि, राजस्व। इसी प्रकार से और कई विषय थे जो केंद्रीय स्तर के महत्वपूर्ण विषय थे। उन पे वायसराय कानून बना सकते थे, लेकिन इस पे चर्चा भी नहीं होगी। अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें भी दो प्रकार के सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक ना। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया गया है। द्वैध शासन प्रणाली इसी को कहा जा रहा है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, इस पे भारतीय मंत्री इस पे कानून बनाते थे और वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। और जो ये प्रमुख पुलिस, न्याय, ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि क्या स्थिति हो रही है कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट जहां जवाबदेह होना चाहिए वो हम कह दे रहे हैं रिजर्व सब्जेक्ट हमारा है, आरक्षित है, इस पे कोई चर्चा नहीं हो सकती। विधायी परिषद पर हम उत्तरदायी नहीं है। हम अंग्रेज भी हैं, उसमें अंग्रेजी मैक्सिमम लोग बैठते थे। एक भारतीय की बात करी गई थी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, हमने देखा 1909 के एक्ट में, और जिसमें मैक्सिमम भारतीय लोग रहते थे उनको ट्रांसफर सब्जेक्ट दे दिया गया। इनका उत्तरदायित्व होगा कहाँ, विधायी परिषद के प्रति। देखिए यहाँ पे लिखा गया भारत में पहली बार इसका प्रयोग किया गया। पहली बार क्यों लिखा गया, क्योंकि भारत में पहली बार 1919 में हुई है। बंगाल में कब है, 1764। अब हम बात करते हैं केंद्रीय स्तर की संरचना की। यहाँ पे जो प्रमुख पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली, ठीक ना, द्वैध शासन, ये सबसे प्रमुख विषय है। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन, जहां से क्वेश्चन आता है। कब शुरुआत की गई थी, वो है 1919 का। केंद्रीय स्तर की संरचना हम देखते हैं, जैसा कि आज के परिदृश्य में देखा जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा, इसकी नींव, इसकी जड़ कहां से मिलती है, 1919 के एक्ट से पहली बार मिलती है। अब केंद्र में दो सदन कर दिए गए हैं। पहला सदन है काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा सदन है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसकी तुलना हम इस प्रकार करते हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट को हम आज की राज्यसभा मान लेते हैं। राज्यसभा वर्तमान समय में जो है, कैसे, काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रही है। राज्यसभा भी स्टेट का प्रतिनिधित्व करती है। जिनको राज्यसभा के बारे में नहीं पता है, जब हम संघ की विधायिका पढ़ेंगे वहां राज्यसभा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको उच्च सदन भी कहा गया और राज्यसभा को भी उच्च सदन कहा जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 33 सदस्य चुने हुए आते थे और 27 सदस्य नामित होते थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष और अध्यक्ष वायसराय होता था। तो हमें ना इनके सदस्यों की संख्या देखनी है, यहां बस देखना है कि पहली बार द्विसदनीय शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई, वह 1919 के एक्ट में की गई, ठीक है।
लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? आज की लोकसभा मानते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 145। 104 चुने हुए सदस्य आते थे, 41 नामित सदस्य होते थे। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता था। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश अधिकारी। पहले कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट। नाम मत याद करिएगा, बस हम आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका या द्विसदनीय परिषद की बात कब करी गई थी, तो वो यहीं से शुरू होती है, द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है। इसके बाद इसके और प्रमुख प्रावधान देखते हैं हम। प्रमुख प्रावधान है चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो रही है। चुनाव प्रणाली की शुरुआत अप्रत्यक्ष रूप से कब हुई है? 1909 में। ठीक है ना। यहाँ पे चुनाव प्रणाली की फिर से बात इसलिए की जा रही है कि अब कुछ शिक्षित वर्ग, टैक्स पेयर, जमींदार, संपन्न संपन्न वर्ग जो पैसे से धनी लोग थे, उनको भी अब वोट देने का अधिकार मिल गया है। साथ में पहले से अधिकार था व्यापारियों के पास, जमींदारों के पास, विश्वविद्यालयों के पास वोट देने का अधिकार था। अभी तक हम कम्युनल इलेक्टोरल सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक चुनाव की बात जो कर रहे थे मुसलमानों के लिए कर रहे थे, अब उसके विस्तार किया गया और सिखों को भी अब कम्युनल इलेक्टोरल दे दिया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया। भारतीय ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन को और यूरोपियन को, इन लोगों को भी अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का भाग माना गया। इन पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना कर दी गई है। ठीक है। केंद्र व प्रांत के बीच शक्ति का विभाजन भी यहीं से देखते हैं हम कि केंद्र के पास रक्षा, विदेश नीति और रेलवे संचार जैसे विषय रहते हैं। कहीं ना कहीं यहीं से हम एक चीज और देखेंगे कि शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य में, जो कि हम अपने संविधान में भी देखते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में। उनका विस्तृत, इसका विस्तृत उल्लेख जब मिलेगा वो मिलेगा 1935 में। यहां से इसकी शुरुआत हम कहीं ना कहीं देखते हैं। ठीक है ना। प्रांतों को शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य जैसे सीमित विषय प्रदान किए गए। कुछ प्रांतों के गवर्नर को अत्यधिक शक्ति मिली। वो प्रांत कौन कौन से थे? जैसे हुआ आपका बंगाल, बॉम्बे, मद्रास या फिर आगरा। ठीक है ना। इन सबको भी अधिक पावर दे दी गई है। अधिक पावर मतलब क्या रहेगा कि इनको अधिक विषयों पे, जो यहाँ पे हम बात किए हैं कि शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि विषय, इनको थोड़ा और ज्यादा विषय प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बस यही होगा। अगला प्रावधान इसके अंतर्गत था लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग की हम थोड़ा विस्तृत चर्चा यहाँ पे करेंगे। संवैधानिक प्रावधान जो है उनको हम पढ़ेंगे जब संविधान के बारे में, आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे होंगे, परंतु देश के आजाद होने से पहले के जो भी प्रावधान थे वो आज हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने सबसे पहले भारत में सिविल सेवा में नियुक्तियों के लिए देखा गया था, एक समिति बनी थी। आप याद करिए, मैकाले समिति। मैकाले समिति ये कब बनी है? 1854 में। 1853 का एक्ट में प्रावधान था, 1854 में बनी। इसने बताया कि कैसे कैसे भारतीयों की इसमें नियुक्ति किया, भारत में परीक्षा व्यवस्था कैसी कराई जाए, किसके लिए? आईसीएस के लिए। दूसरा जो आयोग बनता है वो बनता है एचिंसन आयोग। अठारह में इसने कहा कि अब जो आईसीएस है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाए। मतलब जो नागरिक सेवाएं उनको 3 भागों में भी एग्जाम करवाया जाए। पहला 3 पार्ट में जो डिवाइड किया वो इंपीरियल, प्रांतीय मतलब प्रोविंस, प्रोविंस की बात कहेगी। अगला आता है सबऑर्डिनेट सेवाएं। सेवाओं को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसके बाद स्लिंगटन आयोग आया है। ये आया आपका 1912 में।
इसने बात की कि सिविल सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए, साथ में इसके सिलेबस क्या होंगी, इन सब का उल्लेख किया। हम इनको विस्तार से नहीं पढ़ना है, बस हमको देखना है कि आज जो यूपीएससी है उसका विस्तार, उसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ से उसका विकास का क्रम, इतिहास में क्या उसकी बातें रही हैं। इसके बाद 1919 में कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग की, लोक सेवा का गठन होगा। उसके तहत ली आयोग की बात की गई। ली आयोग जो गठित हुआ वो 1924 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और यह कहता है कि भारत में एक आयोग की स्थापना की जाए। अभी तक परीक्षा कहां होती थी, ब्रिटेन में, परंतु अब यह कह रहा है कि भारत में एक आयोग की स्थापना की जाए और उसका नाम रखा जाए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। हम इसको समझते हैं कि ली आयोग की सिफारिश के बाद कैसे फेडरल सर्विस कमीशन बनता है। ठीक, 1926 में ली आयोग की सिफारिश के बाद गठन होता है फेडरल फेडरल पब्लिक कमीशन का, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन 1926 में होता है। इसको 1935 में संवैधानिक दर्जा मिलता है। 1935 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। कब? 1935 के एक्ट के तहत। हम यहाँ पे फेडरल वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे संघीय वर्ड नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि फेडरल और यूनियन दोनों के लिए हिंदी में संघ की बात करी जाती, परंतु ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जब हम शब्दकोश पढ़ेंगे वहां पे समझेंगे फेडरल और यूनियन में क्या क्या अंतर होता है। 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय यूपीएससी का गठन किया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ फेडरल वर्ड का यूज नहीं होगा, फेडरल की जगह यूनियन वर्ड कर दिया गया है। और इसको 1950 भारत के संविधान के तहत इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। अब यूपीएससी का उल्लेख आर्टिकल 323 के बीच होता है। जब हम आर्टिकल 315 से 323 के बीच पढ़ेंगे तो यूपीएससी के लिए क्या क्या हमारे संविधान में प्रावधान किएंगे इसकी चर्चा करेंगे। परंतु ये रहा इसका विकास का क्रम। इसके पहले की स्लाइड में हमने देखा कि समितियां कौन कौन सी बनी, आयोग कौन कौन से आए। इसके बाद हमने देखा कि इसका विकास कैसे हुआ, कैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला, फिर वो यूनियन बनता है। यूनियन शब्द का उल्लेख आप ध्यान में रखिएगा, हम आने वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास मुद्दे से भटक जाएगी, इसलिए यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं हो रही है। अब हम देखते हैं अपनी जहां पे थे कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई। पहले अध्यक्ष थे सर रॉस बारकर, ये पहले अध्यक्ष थे। पहली बार सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 स्थापित करने का प्रावधान, इसी के बारे में हमने चर्चा की अभी। इसमें एक बात और कही गई कि 10 साल बाद जो ये अधिनियम आया है, ये क्या कार्य किया, इसके क्या फायदे हुए, इसकी समीक्षा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट के लिए साइमन कमीशन आएगा। साइमन कमीशन के बारे में हम अगले पीपीटी में चर्चा कर रहे हैं अभी। इसके महत्व को उससे पहले समझ लेते हैं कि पहली बार केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की बात की गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। प्रांतों में द्वैध शासन, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? 1919 के एक्ट में। भारतीयों के सरकार के संचालन में कुछ हिस्सेदारी मिली। अब वोट का आधार और थोड़ा विस्तृत हो गया, परंतु अभी भी सबके पास वोट का वयस्क मताधिकार नहीं है। अभी भी 10% जनता ही वोट कर सकती है। साथ में महिलाओं को भी, कुछ सीमित शिक्षित महिलाओं को भी प्रांतीय परिषदों में बैठने का अधिकार मिला, मत देने का अधिकार मिला। साथ में महिलाओं को भी, कुछ सीमित शिक्षित महिलाओं को भी प्रांतीय परिषदों में बैठने का अधिकार मिला, मत देने का अधिकार मिला। यह भी इसी प्रावधान के अंतर्गत आता है। गवर्नरों और वायसराय के पास अत्यधिक शक्ति रही।
मतलब ये कहना क्या चाहता है ये पॉइंट, अभी भी गवर्नरों और वायसराय के पास ज्यादा शक्ति, अभी भी विधायी परिषदों को ज्यादा शक्ति नहीं दी गई है, प्रांतीय परिषदों को ज्यादा शक्ति नहीं दी गई है। ठीक है ना, एक बार ये महत्व जो है यहीं से मेन क्वेश्चन आता है। प्रांतों में द्वैत शासन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट द्विसदनी केंद्रीय व्यवस्था। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट पे क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये दो पॉइंट आप मत भूलिएगा कहाँ पे चर्चा की गई है। बाकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी आप देख लीजिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं साइमन कमीशन। 1919 के एक्ट में क्या कहा गया था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके लिए 1927 में साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया, परंतु इसका व्यापक स्तर पर भारत में विरोध हुआ। इसमें जितने भी सदस्य थे, इसमें एक भी भारतीय सदस्य की बात नहीं कही, सारे सदस्य यूरोपीय ही थे। अब आप समझिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कानून भी हम ही बनाएंगे और इसका रिव्यू भी हम ही देंगे। ठीक है ना, हम दूसरा रिव्यू इसका नहीं देगा। तो ये विरोध करने वाली बात ही थी कि इसका विरोध भारतीय करें, और लगभग सभी भारतीयों ने, इवन मुस्लिम लीग से लेकर हर एक पार्टियों ने इसका विरोध किया। तो भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या रही? इसको भारतीयों ने कहा सफेद आदमी का आयोग। इसका पूरे देश में बहिष्कार होता है। कांग्रेस, मुस्लिम लीग सबने इसका बहिष्कार किया है। काले झंडे दिखाए गए हैं, साइमन गो बैक के नारे दिए गए हैं। साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, और लाला लाजपत राय की इसी साइमन आयोग जिसमें धरना प्रदर्शन हो रहा था, उस समय लाठी चार्ज के कारण इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री में आप और विस्तार से लाला लाजपत राय के बारे में जानेंगे। ठीक है, साइमन कमीशन ने सिफारिशें क्या क्या की थी? इसका विरोध तो हो गया, परंतु इसकी कुछ सिफारिशें थी, आप देख लीजिए। प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतों में जो द्वैत शासन प्रणाली थी उससे मुक्त किया जाए। केंद्रीय स्तर पर जैसी स्थिति अभी प्रेजेंट टाइम में है वैसी स्थिति बनी रहे, अर्थात द्विसदनी व्यवस्था। साथ में इन्होंने कहा कि केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन लाया जाए, प्रांतों में समाप्त करके अब केंद्रों में द्वैत शासन की बात की जा रही है। जिम्मेदार सरकार की ओर, मतलब सरकार अब जिम्मेदार होगी। भारतीय आकांक्षाओं को इसमें असंगत किया गया, मतलब उसको ध्यान में नहीं रखा गया, जो कि विरोध का कारण बना। विरोध का मुख्य कारण क्या था कि रिव्यू देने के लिए हमारा कोई सदस्य तो है नहीं, इसका मतलब आप हमको इस लायक, इस योग्य नहीं समझते हैं। ठीक है, इसका प्रभाव क्या हुआ? हमने चर्चा की कि भारतीयों ने विरोध किया। भारतीयों को यह महसूस हुआ कि जब तक स्वयं अपना संविधान नहीं बनाएंगे तब तक ब्रिटिश सरकार से न्याय नहीं मिलेगा। मतलब अब कहीं ना कहीं भारतीय जागरूक होने लगे, हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, हमारे लिए संविधान आप मत बनाइए। इसी को कहते हैं सुशासन, स्वयं का शासन। ठीक है, अगली नेहरू रिपोर्ट इसके बाद आती है। जब साइमन कमीशन बना, उसका विरोध हुआ, तो अंग्रेजों ने कहा ठीक आप विरोध तो कर रहे हैं, परंतु आप अपना संविधान बनाएंगे कैसे? आप अगर बना के तो दिखाइए। तो हम भारतीयों ने कहा ऐसा नहीं कि हम अनपढ़ हैं, हम बना नहीं सकते। तो हमने सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट के रूप में अपने संविधान को प्रस्तुत किया। नेहरू रिपोर्ट किसके नाम पे पड़ी है? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। ठीक, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर नहीं इसका नाम पड़ा है। ठीक है ना, ये इसके अध्यक्ष थे। कौन? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। ये लोग कहीं ना कहीं नेहरू रिपोर्ट का विरोध भी करेंगे, अभी देखिएगा। ठीक है, इस समिति ने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट के जो प्रमुख प्रावधान थे उसमें कहा भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेटस का। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन के तहत हम रहेंगे। हमारा राष्ट्र प्रमुख कौन रहेगा? जैसे आज का राष्ट्र प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, उस समय राष्ट्र प्रमुख कौन रहेगा? ब्रिटिश क्राउन रहेगा। लेकिन हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, अपनी शासन व्यवस्था हम खुद चलाएंगे, परंतु ब्रिटिश क्राउन के अंदर द्विसदनी विधानमंडल की भी बात कही जा रही है। केंद्र में द्विसदनी विधानमंडल चाहिए हमको। ये नेहरू रिपोर्ट में हम चर्चा कर रहे हैं, हमको क्या क्या चाहिए, कैसे हम अपना शासन चलाएंगे। पहली बार मौलिक अधिकार की भी बात करी नेहरू रिपोर्ट में ही, कि मौलिक अधिकार भी हमको चाहिए। प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई, अभी भी पूर्ण प्रांतीय स्वायत्ता नहीं थी। ठीक ना, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई, समान नागरिक अधिकार, सभी नागरिकों को एक समान अधिकार हो, जिसको हम देखते हैं अपने मौलिक अधिकार के प्रेजेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में। पृथक निर्वाचन का विरोध किया, जो कहीं फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की चल रही थी, वो हम भारतीय समझ चुके थे, और हम कहते हैं कि हमें
पृथक निर्वाचन नहीं चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरल नहीं चाहिए जो संप्रदाय के आधार पर बने हुए हैं, ऐसी कोई प्रक्रिया का उल्लेख ना हो। अब सेपरेट इलेक्टोरल से नुकसान किसको होगा, या कौन इससे, मुस्लिम लीग का क्या मेन मोटो था कि वो सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए, कम्युनल इलेक्टोरल उसको चाहिए, तो इसका मुस्लिम लीग विरोध भी करना शुरू कर देगी अब। ठीक है, तो हिंदी संगठन जैसे कांग्रेस और लिबरल पार्टी ने इस रिपोर्ट का समर्थन किया, नेहरू रिपोर्ट जो कि भारतीयों द्वारा तैयार की गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग अस्वीकार कर देती है। वो कहती है कि हमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन चाहिए, जो ये बात पृथक निर्वाचन की बात करी गई है ना, इस पॉइंट पे मुस्लिम लीग इसका विरोध करना शुरू करती है। साथ में जब जिन्ना इसका विरोध करते तो वो अपने कुछ मांगे रखते हैं, जिसको 14 सूत्री मांगे भी कहा गया। जब हम हिस्ट्री क्लास पढ़ेंगे वहां पे आपको सर बताएंगे 14 सूत्री मांगे क्या क्या थी। यहाँ पे बहुत उसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, इतिहास की क्लास नहीं है, पॉलिटिक्स क्लास चल रही है। प्रभाव देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों को समझ मिली कि हमको भी अपना संविधान बनाना है, पहली बार भारतीयों ने अपना एक संविधान प्रस्तुत किया। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट के बाद बीच का घटनाक्रम हम समझते हैं। इसका विरोध होता है, 14 सूत्री मांगे आती हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी समय शुरू होता है, दलितों ने भी अपने लिए पृथक निर्वाचन की बात कहने लगे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन होते हैं। इन सारे घटनाक्रमों के उत्तर में श्वेत पत्र नाम का 1933 में एक पत्र आता, जिसमें एक लेटर आता जिसमें लिखा होता कि भारत की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, भारत के संविधान का निर्माण कैसे होगा, यह उसमें बात की। उन्हीं सारे प्रावधानों को पूर्ण करने के लिए 1935 का अधिनियम आता है। श्वेत पत्र के बारे में हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे, जो भी बात उसमें कही गई है वही 1935 के अधिनियम में हमें दिखाई देती है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि पूर्ण स्वराज क्या होता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत रह के हमें जो सुशासन की बात, स्वशासन की बात कर रहे थे, वो क्या होता है। नेहरू रिपोर्ट पर कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू या फिर बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग नेहरू रिपोर्ट में शामिल थे। उसके बाद भी इन लोगों ने विरोध किया। क्यों विरोध किया? इन लोगों ने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें सुशासन नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें हम समझते हैं कि आज भी सुशासन को समझने के लिए आज भी कुछ प्रमुख देश के हम नाम लिख रहे हैं। ठीक है ना, इसके लिए हमने पीपीटी, कुछ प्रमुख देश के हम नाम लिख रहे हैं। ठीक है ना, इसके लिए हमने पीपीटी भी आपके लिए बनाई है, देखते हैं शायद इसमें पीपीटी हो। सॉरी, आज भी ब्रिटिश क्राउन के तहत कुछ स्टेट आते हैं जिनका नाम सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। सुशासन की जहां बात होती है वहां अपना वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। जो संप्रभु की बात की जाती है वो पूर्ण संप्रभु भी नहीं है। वो कौन कौन से स्टेट? आप कनाडा, उनका जो राष्ट्र प्रमुख है आज भी ब्रिटिश क्राउन है, प्रेजेंट टाइम में चार्ल्स थर्ड है। ठीक है ना, वो उनके राष्ट्र प्रमुख हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 3 बड़े देश हैं। वर्तमान में 15 देश ऐसे हैं जो कॉमनवेल्थ रील के हिस्से। कॉमनवेल्थ रील क्या है इसको हम समझते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रमंडल राज्य वे स्वतंत्र देश हैं, या कॉमनवेल्थ रील्स वे, इसको हम समझते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रमंडल राज्य वे स्वतंत्र देश हैं, या कॉमनवेल्थ रील्स वे स्वतंत्र देशों का समूह है जो पूरी तरह सार्वभौम हैं, लेकिन अभी भी ब्रिटेन के राजा या वर्तमान में चार्ल्स तृतीय जो हैं 2025 में के संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में मानते हैं। मतलब ये अभी भी चार्ल्स तृतीय को अपना संवैधानिक राजा मान रहे हैं। ठीक है ना, स्वतंत्र है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम सार्वभौम सॉवरेन है, परंतु जब सॉवरेन की परिभाषा हम पढ़ेंगे तो उसमें ये सटीक नहीं बैठेंगे। इस पे बहस का ये मुद्दा है। ठीक है ना, इस पे हम नहीं जाते हैं। कौन कौन से देश हैं वो हम आगे देखते हैं। इन देशों में क्या क्या प्रावधान है? अपना संविधान है, अपनी संसद है और अपने कानून है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से इनका राज्य प्रमुख ब्रिटिश सम्राट होता है। देश के अंदर राजा की भूमिका गवर्नर जनरल निभाते हैं। हमने पढ़ा ना, भारत में वायसराय जैसे होते थे, वहां पे गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वो स्वतंत्र कैसे हुए? पूर्ण स्वतंत्र तो नहीं हुए ना, अभी भी वो सुशासन में उनके अंतर्गत ही कार्य है। लेकिन भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति कहीं ना कहीं स्वतंत्र है, हम सॉवरेन है। ठीक है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान दुनिया के कई हिस्से उपनिवेश, जो भारत भी उसका उपनिवेश था। ठीक ना, साउथ अफ्रीका भी उसका उपनिवेश था, परंतु ये लोग अपने आप को पूर्ण
पूर्ण स्वराज का राज्य, मतलब पूर्ण स्वराज यहाँ मांग करते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। परंतु अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं, या आप हिस्ट्री पढ़िएगा, हिस्ट्री यहाँ पढ़ाने का टॉपिक नहीं है, आप पीपीटी से पढ़ लीजिएगा। अभी भी जो राज्य हैं वो 14+1 इतने राज्य अभी भी ब्रिटिश, मतलब ब्रिटेन के जो राजा हैं वो उनके राष्ट्र प्रमुख हैं। +1 क्यों कहा, यूके को भी इसी में काउंट करिए आप, 15 टोटल रहेंगे। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 4 प्रमुख देशों का हमने नाम लिया, जिसको आप सुन के शॉक्ड भी हो सकता हूं कि अभी भी इनका राष्ट्र प्रमुख कौन है, कि ब्रिटेन के राजा ही हैं। ठीक है, आप इनकी विशेषताएं पढ़िए। हम इसको जो पीपीटी है इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ पे अगर हम इस टॉपिक पे जाएंगे तो हम अपने मूल टॉपिक से हट जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 1935 के अधिनियम को देख रहे थे। ठीक, 1935 के अधिनियम के ये जो पृष्ठभूमि बैकग्राउंड जो था, इसकी बात की हमने, गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। व्हाइट पेपर जो हमने बात करी, व्हाइट पेपर में क्या क्या उल्लेख किया गया, वही व्हाइट पेपर के प्रावधान ही हमें 1935 के अधिनियम में दिखते हैं। तो इनको 1935 के प्रावधान को अलग से पढ़ने की, व्हाइट पेपर के रूप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह सबसे लंबा विस्तृत अधिनियम था, इसमें कुल 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। यह ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा शासन प्रणाली, विस्तृत रूप से शासन की बात करी गई है। ठीक है ना, संघीय शासन प्रणाली लाने का भी प्रयास किया गया। संघीय शासन प्रणाली क्या होती है कि कुछ स्टेट रहेंगे, एक तो फेडरल, यूनियन, दो अलग अलग वर्ड है। संघीय के लिए अभी हम फेडरल वर्ड का यूज कर रहे हैं, यूनियन वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, फेडरल की बात की गई कि अभी कई राज्य जो हैं उनको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल होने का अधिकार है। भारत में अभी भी कुछ देसी रियासतें थीं जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो चाहें तो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन सकती थी। ठीक है, इसके पीछे और मुस्लिम लीग की बढ़ती मांगों को भी देखा जाएगा, वो भी एक प्रमुख कारण था। इसकी पृष्ठभूमि में वो भी पॉइंट आएगा। ठीक ना, हम हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, आते हैं इसके प्रमुख प्रावधानों के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता दें कि 1935 के अधिनियम के प्रावधान लगभग 50% प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखिए ना कि जो हम ऐतिहासिक विकास पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान किस प्रावधान का रहेगा, 1935। जो पिछले जितने प्रावधान पढ़े हैं उन सबका उल्लेख 1935 के प्रावधान में हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन उनका विकास कैसे वो हमें पिछले प्रावधानों को पढ़ के समझ में आया। संघीय विधानमंडल की हम बात करते हैं, इसके जो प्रमुख प्रावधान थे इसमें क्या, संघीय विधानमंडल की स्थापना। ठीक ना, हमने देखा कि द्विसदनीय व्यवस्था थी, उसी द्विसदनीय व्यवस्था की बात यहाँ पे की जा रही है कि सदस्यों की संख्या का विस्तार कर दिया गया है। ये सदस्य संख्या मत रटिए, कार्यकाल भी मत रटिए, यहाँ पे आप एक बार गो थ्रू हो जाइए। काउंसिल ऑफ स्टेट की बात की, ये भी आप गो थ्रू हो जाइए। इससे आप जो है कभी भी इस पे रटने मत लगिए, क्योंकि ये वर्तमान समय का हमको याद रखना है। ठीक है, 1935 के अधिनियम में कितने सदस्य थे उसको नहीं याद रखना, वर्तमान समय में कितने वर्ष का कार्यकाल होता है वो याद रखना जरूरी है। ठीक ना, तो हालांकि अभी भी फेडरल असेंबली, अगर इसको हम लोकसभा से तुलना करें तो अभी भी 5 वर्ष का कार्यकाल है। यहाँ पे इस समय भी आयु 25 वर्ष होती थी मिनिमम, आज भी 25 वर्ष है। तो ये सारे प्रावधान हम अपने संविधान में पढ़ते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट, इनका कार्यकाल 5 वर्ष है, परंतु वर्तमान में 6 वर्ष का कार्यकाल है। 30 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए। ये राज्यसभा की जब हम बात करेंगे वहां देखेंगे। ये तो 1919 के जो अधिनियम थे उसी की बात एक तरीके से की, बस संख्या, सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। परंतु जो अलग प्रावधान किया गया, विषय सूची का निर्माण किया गया। संघ के लिए संघ सूची, प्रांतों के लिए प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, जो कि दोनों के साझे हित हैं। प्रांतों और केंद्र के जो साझे हित हैं उनकी बात हम समवर्ती सूची में करते हैं। बाकी जो अपशिष्ट शक्तियां, शेष अधिकार हैं, वो गवर्नर जनरल, प्रांतों में गवर्नर जनरल के पास थे और केंद्र में वायसराय के पास थे। ठीक है ना, तो संघ सूची में 59 विषय थे, जैसे जो संघीय महत्व के, रक्षा संघीय महत्व का, आज भी हम देखेंगे रक्षा को संघीय महत्व में दिया गया। विदेश नीति संघीय महत्व का विषय है, केंद्र के पास, संघ सूची के पास है। अनुसूची जब 7 पढ़ेंगे उसमें इन सारे प्रावधानों का उल्लेख वर्तमान में मिलेगा, लेकिन उसकी नींव कहां से पड़ी है, वो 1935 के अधिनियम में उसकी पहली बार चर्चा हुई है। ठीक है ना, बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हमारे अनुसूची 7 है इसके प्रावधानों को कहां से लिया गया, तो 1935 के अधिनियम से
पहली बार इसका उल्लेख किया गया था। प्रांतीय शासन की बात करें तो प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और संघ में अब द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया है। ठीक है ना। संघीय मंत्रियों का आंशिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व पहले भी था, लेकिन कौन से, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, अब रिजर्व सब्जेक्ट भी कुछ हद तक उत्तरदायित्व उनको दिया जाएगा। ठीक है ना। प्रांतों को पूर्ण प्रांतीय स्वायत्ता दे दी गई। पहली बार प्रांतीय स्वायत्ता की बात 1861 में की गई थी, परंतु वो आंशिक प्रांतीय स्वायत्ता थी, अब पूर्ण आंशिक प्रांतीय स्वायत्ता दे दी गई है। प्रांतीय परिषदें विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी। जो प्रांत की परिषद थी, परिषद क्या होती है, मंत्रियों का समूह होता है। ठीक है ना। परिषद हम पढ़ेंगे अपने आर्टिकल में, वहां परिषद आपको और क्लियर होगा। तो मंत्रियों के समूह को परिषद कहते हैं, मंत्री परिषद कहते हैं। अब ये मंत्री परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होने लगी है। कार्यपालिका की बात करें तो केंद्र में कार्यपालिका गवर्नर जनरल को आपातकालीन और अध्यादेश पे कानून लाने का अधिकार था। अध्यादेश 1861। ठीक है। केंद्रीय परिषद किसके प्रति उत्तरदायी हो गई है, ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी हो गई। प्रांतों में भी अब देखें विधानमंडल की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य हो गया, जैसा यहाँ पे बात किया गया। ठीक है ना। उत्तरदायी हो गई है तो विधानमंडल के प्रति कार्य करना इसका अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है। न्यायपालिका की बात करें तो प्रथम बार संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई 1937 में। सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय, जो कि पहले भी था कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना, अब संघीय न्यायालय के यहाँ पे उसको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। सर्वोच्च अपील का अधिकार ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के पास रहा। प्रीवी काउंसिल, प्रीवी पर्स आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, अभी अगस्त प्रस्ताव पढ़ना, वहां पे हम देखेंगे इसका उल्लेख। ठीक। वोटिंग अधिकार की बात कर लिया जाए यहाँ पे, तो अब भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, परंतु अधिकार के आधार को और विस्तृत कर दिया गया है। ठीक ना। अन्य प्रावधान अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व जारी रखा गया, जो कम्युनल इलेक्टोरल की बात फूट और राजकरों की नीति की नींव थी, उसको अभी भी जारी रखा गया है। संविधान की रक्षा की बात की गई, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता की बात की गई है, और एक और बर्मा और अडेन को भारत से अलग किया जा रहा है। कुछ राज्यों को भी हम एक दूसरे से अलग करके नए नए राज्य बनाएंगे। हिस्ट्री के पार्ट में आप देखिएगा। इसका महत्व समझ लेते हैं। संघीय ढांचे का विचार सामने आया पहली बार संघीय ढांचा। संघीय ढांचा क्या है, फेडरल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना। यूनियन की बात अभी भी नहीं कर रहे हैं। कि प्रांत चाहें तो वो मिलकर संघ का निर्माण कर सकते हैं। कई प्रांत मिलकर संघ का निर्माण करेंगे, उनके पास आजादी है, वो स्वतंत्र भी हैं कि संघ से जुड़े या ना जुड़े। लेकिन आज के भारत की स्थिति ऐसी नहीं है, इसीलिए उसको यूनियन कह दिया गया है कि उसके प्रांत भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। तो वो यूनियन है, फेडरल नहीं है। और विस्तार से जानिएगा आने वाली क्लास में। प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की गई, हमने बताया पूर्ण प्रांतीय स्वायत्ता दे दी गई है। ठीक है ना। भारतीय संविधान 1950 की संघीय व्यवस्था विषय सूची, जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची की हमने बात करी, न्यायालय व्यवस्था आदि का सीधा प्रभाव पड़ता है। यहीं पे हम देखेंगे आरबीआई की भी स्थापना होती है। ये आरबीआई की स्थापना हमने क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये इकोनॉमी का पार्ट, इकोनॉमी जब आप आरबीआई पढ़ेंगे उसकी चर्चा वहां पर होगी। यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, अभी थोड़ी देर पहले हमने यूपीएससी के विकास क्रम की बात करी है, वहां पे उसका उल्लेख हो गया है, इसलिए इसका उल्लेख यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये सारे पॉइंट आपको खुद करने हैं, हम सारे पॉइंट करवाएंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अच्छे से रिवीजन करके आइए, ठीक है ना, पिछली क्लासों का। साथ में अगली क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो अगस्त प्रस्ताव, प्रांतीय चुनाव, उसके बाद हम देखेंगे क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ये सब आने वाली क्लासों में चर्चा होगी। ठीक है ना। आप उसको पढ़ के आइए, और ये सारी पीपीटी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, परंतु कब डालेंगे, जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तब। ठीक है ना। अभी इसकी चर्चा या पीपीटी आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में हम फिर आपको मिलते हैं, 4th क्लास रहेगी।